हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम परमाणविक एवं आणविक भौतिकी में अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम, साथ ही मॉर्ले नियम क्या है, इन दोनों टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम, इसे रेखीय स्पेक्ट्रम के नाम से भी जाना जाता है। अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम, अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने की विधियां निम्न हैं। इस विधि में हम एक्स किरण नली में तत्व को लक्ष्य के रूप में प्रयोग में लेते हैं तथा इस पर सीधे ही इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक न्यूनतम विभव होता है। अब आपने लक्ष्य कौन सा लिया है उस पर डिपेंड करेगा कि न्यूनतम विभव कितना होगा। तो प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक न्यूनतम विभव होता है जिससे नीचे के विभव पर रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है तथा यह क्रांतिक विभवांतर या विभव भिन्न भिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो तत्व कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा कि न्यूनतम विभव कितना होगा। अब सेकंड मेथड या दूसरी विधि में कठोर एक्स किरण नली से प्राथमिक एक्स किरणों को तत्वों पर गिराया जाता है। तो हार्ड एक्सरे ट्यूब या कठोर एक्स किरण नली से जो प्राथमिक एक्स किरण उत्पन्न होंगी उसे हम तत्वों पर गिराएंगे। प्राथमिक एक्स किरणें उत्पन्न होने वाली अभिलाक्षणिक एक्स किरणों से कठोर होनी चाहिए। एक्स किरण स्पेक्ट्रम में उत्पन्न होने वाले शीड्स या पीक रेखीय स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं जो दिए गए तत्व का अभिलाक्षणिक होते हैं। अब यहां पर हमने एक्स किरण नली ली है और यहां पर हमारे पास में एक एलिमेंट है या तत्व है। इस एक्स किरण नली से प्राथमिक एक्स किरण निकल रही है और यह प्राथमिक एक्स किरण तत्वों पर गिरती है और यहां से हमको अभिलाक्षणिक एक्स किरण या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्राप्त होती है। मॉर्ले ने पोटेशियम फेरोसाइनाइड को क्रिस्टल के रूप में तथा एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर में आयनन कक्ष के स्थान पर फोटोग्राफिक प्लेट का उपयोग किया था। उसने किसने? मॉर्ले ने नली में 30 विभिन्न लक्ष्यों का प्रयोग करके रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त किया तथा निम्न निष्कर्ष निकाले। तो उसने नली में अलग अलग लक्ष्य प्रयोग में लिए। तो 30 विभिन्न लक्ष्यों का प्रयोग करके रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त किया और इन विभिन्न रेखीय स्पेक्ट्रमों के आधार पर उसने जो निष्कर्ष निकाले वो क्या है? ग्राफ पर प्राप्त स्पेक्ट्रम में दो अलग अलग समूह प्राप्त होते हैं। इनमें से निम्न तरंग दैर्ध्य वाली श्रेणी के श्रेणी है तथा उच्च तरंग दैर्ध्य वाली श्रेणी एल श्रेणी है। तो ग्राफ पर प्राप्त स्पेक्ट्रम में दो अलग अलग समूह हैं। उसमें से एक समूह के श्रेणी को दर्शाता है जबकि दूसरा समूह एल श्रेणी को दर्शाता है। तो निम्न तरंग दैर्ध्य वाली श्रेणी हमारी के श्रेणी है जबकि उच्च तरंग दैर्ध्य वाली श्रेणी एल श्रेणी है। चूंकि रेखीय स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम लक्ष्य तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा इसीलिए यह अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम भी कहलाता है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम को ही हमने अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम कहा है क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है ये लक्ष्य आपने कौन सा लिया है, उसकी प्रकृति क्या है, उस पर निर्भर करेगा। रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या
नाभिक की प्रकृति तथा आरोपित वोल्टता पर निर्भर करती है। यह प्रकाशीय स्पेक्ट्रम की तुलना में सरल स्पेक्ट्रम होता है तथा सभी प्रकार के तत्वों के लिए यह समान होता है। तो चाहे कोई भी तत्व आप काम में लो, स्पेक्ट्रम हमारा हर केस में सरल स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। किसी विशेष रेखीय स्पेक्ट्रम की आवृत्ति आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति के अनुसार बढ़ती है या बदलती है। तो आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति क्या है, उसके अनुसार रेखीय स्पेक्ट्रम की आवृत्ति बढ़ती है। मोज़ले के अनुसार आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी होल स्क्वायर। यहां पर ये a और ये b ये दोनों नियतांक हैं तथा न्यू रेखा की आवृत्ति है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम में जो हमें रेखा प्राप्त हुई है उसकी आवृत्ति यहां पर न्यू है तथा z परमाणु क्रमांक है। अब आपने लक्ष्य कौन सा लिया है उसके अकॉर्डिंग उसका z का मान होगा या उसका परमाणु क्रमांक होगा। और ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है इसे हम मोज़ले का नियम कहते हैं। तो मोज़ले के नियमानुसार न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी होल स्क्वायर। अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम का उद्गम। अब अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम का उद्गम क्या है या ये कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मोज़ले के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर NF से निम्न ऊर्जा स्तर Ni में कूदता है तो इस अवस्था में जो एक्स किरण उत्सर्जित होगी उसकी आवृत्ति न्यू इक्वल टू RC जेड माइनस बी होल स्क्वायर इंटू 1/NF स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर होती है। यहां R रिडबर्ग नियतांक है एवं B आवरणांक है। साथ ही ये जो C है ये प्रकाश का वेग है। तो उत्सर्जित एक्स किरण की आवृत्ति हम इस सूत्र से देते हैं। R रिडबर्ग नियतांक है जो 2 पाई स्क्वायर इंटू m⁴/h³ होता है। अब यहां पर हमने उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन बीम दर्शाया है जिस नाभिक पर गिरता है और जैसे ही नाभिक पर गिरेगा अपनी ऊर्जा इसको दे देता है और यहां पर उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जंप करके निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है और साथ ही एक एक्स किरण फोटोन बाहर निकलता है। आपतित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हाफ m⁴ है जबकि इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हाफ m⁴ है। u1 का मान u2 से अधिक होता है। जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की लक्ष्य नाभिक पर बौछार की जाती है तो आक्रमण करने वाला इलेक्ट्रॉन K कोश से एक इलेक्ट्रॉन अलग कर देता है या K कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। K कोश का यह रिक्त भाग कौन सा, ये वाला भाग L या M कोश के अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा भर दिया जाता है। तो यहां पर उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन बीम इस पर गिर रहा है, इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है और ये जो रिक्त स्थान बना है ये रिक्त स्थान उच्च कोश के इलेक्ट्रॉन से भर दिया जाता है। तो K कोश का यह रिक्त भाग L या M कोश के अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा भर दिया जाता है तथा इससे K श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। यदि इलेक्ट्रॉन L कोश से K कोश में कूदता है तो हमें K अल्फा रेखा प्राप्त होती है तथा यदि इलेक्ट्रॉन M कोश से K कोश में कूदता है तो इससे K बीटा रेखा प्राप्त होती है। इसी प्रकार L, M तथा अन्य श्रेणी भी प्राप्त की जा सकती हैं। अब यहां पर हमने विभिन्न ऊर्जा स्तर दर्शाए हैं
ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 1 वाला k कोश है, n इक्वल टू 2 वाला l कोश, फिर m कोश और फिर n कोश। अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से k कोश में कूदता है तो इससे k श्रेणी प्राप्त होती है, तथा यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से l कोश में कूदता है या n इक्वल टू 2 में कूदता है तो इससे हमें l श्रेणी प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि m कोश में कूदेगा तो m श्रेणी और n कोश में कूदेगा तो n श्रेणी प्राप्त होगी। यह कौशल चित्र या कौशल डायग्राम है। अब मोज़ले नियम। मोज़ले के नियमानुसार एक्स किरण स्पेक्ट्रम में किसी स्पेक्ट्रमी रेखा की आवृत्ति जिस तत्व से एक्स किरण उत्सर्जित होती है उसके परमाणु क्रमांक के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आवृत्ति न्यू का मान तत्व के परमाणु क्रमांक z के वर्ग के समानुपाती होगा। तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, या रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। अब यहां पर हमने परमाणु क्रमांक अर्थात z एवं आवृत्ति के वर्गमूल के मध्य ग्राफ खींचा है। ये ब्लू लाइन k अल्फा रेखा के लिए और ये जो ग्रीन लाइन है ये k बीटा रेखा के लिए है। अब यदि हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो हमें एक नियतांक मिलेगा। सो रूट न्यू इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। यहां पर ये जो b है ये अभिलक्षणिक नियतांक या आवरणांक कहलाता है। यहां पर z के स्थान पर हमने z माइनस बी लिया है और ये z माइनस बी क्या है? ये एक्स किरण उत्सर्जित करने वाले तत्व का प्रभावी परमाणु क्रमांक है, क्योंकि यह हमारा नाभिक है, ये बीच में कुछ कोश हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है और यहां पर ये अगला कोश है। तो यहां के इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के मध्य ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आवरण का कार्य करेंगे, इसलिए एक्स किरण उत्सर्जित करने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक कुछ कम हो जाएगा। सो हमने z के स्थान पर z माइनस बी का प्रयोग किया है। मोज़ले नियम की उपयोगिता। किसी तत्व के अभिलक्षणिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, न कि द्रव्यमान पर। तो मोज़ले नियम से पहले यह माना गया था कि तत्व के अभिलक्षणिक गुण द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, जबकि मोज़ले ने यह बताया कि किसी भी तत्व के अभिलक्षणिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करेंगे, न कि परमाणु द्रव्यमान पर। इसलिए आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की स्थिति पुनर्व्यवस्थित की गई। इसके आधार पर आवर्त सारणी के कुछ नए तत्वों की खोज की गई, जैसे हाफनियम 72, इंडियम 61, रीनियम 75 आदि। अब बोर सिद्धांत के आधार पर मोज़ले नियम की व्याख्या। N1 कोश में यदि हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताएं तो वो ऊर्जा कितनी होगी? बोर के सिद्धांत के अनुसार N1 कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू 4 z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर h स्क्वायर। ये h प्लैंक नियतांक है, z परमाणु क्रमांक है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जबकि m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यहां N1 मुख्य क्वांटम संख्या है। इसी प्रकार N2 कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू 4 z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर h स्क्वायर। चूंकि धनात्मक नाभिक अन्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा ढक दिया जाता है, इसलिए हम z के स्थान पर z माइनस बी परमाणु क्रमांक का प्रयोग करते हैं। तो हम z के स्थान पर z माइनस बी का उपयोग करेंगे, इसलिए E1 क्या हो जाएगा? माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू 4 z माइनस b1 होल स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर h स्क्वायर, एंड E2 इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर
एम ई रेज टू 4 जेड माइनस बी टू होल स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर एच स्क्वायर। तो जहां पर n1 था वहां पर हमने z की जगह z माइनस b1, और जहां पर n2 था वहां पर हमने z की जगह z माइनस b2 का प्रयोग किया है। अब यदि हम e1 माइनस e2 निकालें, अर्थात इस समीकरण में से ये वाले समीकरण घटाएं, तो 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन एच स्क्वायर तो हमारा कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा z माइनस बी टू होल स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस जेड माइनस बी वन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो e1 माइनस e2 का मान हमें यह प्राप्त होगा। अब हमने e1 माइनस e2 का मान यह निकाला है। अब यहां पर अगर हम z माइनस b2 का होल स्क्वायर भी कॉमन ले लें, सो e1 माइनस e2 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन एच स्क्वायर पहले से था, और आपने z माइनस b2 होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस यहां पर क्या बचेगा z माइनस b1 होल स्क्वायर अपॉन z माइनस b2 होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर। यदि z का मान अत्यंत अधिक हो तो b1 और b2 लगभग बराबर होंगे, उसे हम b लिख देते हैं। तो ये भी b और ये भी b, तो z माइनस b होल स्क्वायर से z माइनस b होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो e1 माइनस e2 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन एच स्क्वायर, और ये भी हमारा b हो गया, सो z माइनस b होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। नाउ e1 माइनस e2 इक्वल टू डेल्टा e एंड डेल्टा इक्वल टू एच न्यू, तो हम इसकी जगह एच न्यू रख देते हैं। सो एच न्यू इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन एच स्क्वायर z माइनस b होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। नाउ एच न्यू की वैल्यू ये आ गई। के अल्फा रेखा के लिए n1 इक्वल टू 2 तथा n2 इक्वल टू 1, सो n1 को हम 2 कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर। एंड इस h को आप नीचे ले जाओ तो एच स्क्वायर की जगह एच क्यूब हो जाएगा। सो न्यू के अल्फा इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन एच क्यूब z माइनस बी के अल्फा। तो के अल्फा के लिए हमने b को b के अल्फा लिख दिया है, सो z माइनस बी के अल्फा होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। सो न्यू के अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी होल स्क्वायर। और अगर मैं इस समानुपाती चिन्ह को हटाऊं, सो न्यू के अल्फा इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी होल स्क्वायर। के अल्फा रेखा के लिए a इक्वल टू 3rc अपॉन 4 तथा b इक्वल टू 1 होता है। यहां r रेडबर्ग नियतांक तथा c प्रकाश का वेग है। तो यहां पर हम आज का ये हमारा टॉपिक समाप्त करते हैं। अब हमारे सारे लेक्चर हमारे ब्लॉग पर भी अवेलेबल हैं, तो आप ब्लॉग पर जाकर उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जिसका एड्रेस है blog.sacademy.co.in, और उस लेक्चर के नोट्स के लिंक हमने उस पर्टिकुलर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, सो आप वहां से जाकर डायरेक्ट लिंक ओपन कर सकते हो। सो गुड बाय।